नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 10 भारत में राष्ट्रवाद जो इतिहास में है उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ पर हम पिछले 3 भागों में चर्चा कर चुके हैं। जानते हैं कि इस पाठ में कौन से अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक एनसीईआरटी आधारित पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आज इसी सीरीज में हम कक्षा 10 भारत में राष्ट्रवाद के जो अभ्यास प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि व्याख्या करें। व्याख्या करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। व्याख्या पहला क है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई क्यों थी? प्रश्न ख है, पहले विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? प्रश्न ग है, भारत के लोग रॉयल एक्ट के विरोध में क्यों थे? घ में दिया गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? इन प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी क्यों थी या उसके विरोध में आंदोलन क्यों हुए? आइए चर्चा शुरू करते हैं। इसका आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। क्योंकि सभी लोगों का उत्पीड़न हो रहा था तो लोगों ने आपस में एकता स्थापित कर ली। उत्पीड़न के दमन के साझा भाव विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। नंबर 3, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशवाद देश उपनिवेशिक देश क्या करते थे? उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। मतलब जिन देशों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था उन देशों के लोग एक साथ एकजुट हुए और औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जो विदेशी थे उनका विरोध किया, अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इसमें राष्ट्रभाव या नहीं राष्ट्रवाद को अपने में मदद मिली। उसके बाद जो प्रश्न ख था कि पहले विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास किस प्रकार योगदान किया? पहले विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से विकास किया, इसके विषय में हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 में मित्र राष्ट्रों में आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। कभी पूछ सकता है 2-3 मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए। और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की, इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। आप लोगों से धुरी राष्ट्र के विषय में भी पूछ सकता है। आप लोग याद रखें, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका है, जबकि धुरी राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली हैं। इनके मध्य क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1914 को। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भारतीयों पर विश्व से संपर्क। भारतीयों का विश्व से क्या हो गया? संपर्क हो गया। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीय सेना ने भी इस युद्ध में भाग लिया। भर्ती किया गया उनको, भारतीयों को। जब वो युद्ध में गए तो वहाँ से मिले अनुभवों पर उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने यह जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्री संगठन क्या होता है। अतः वे ऐसी स्थिति भारत में विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। जो सैनिक गए उन्होंने देखा कि भाई स्वतंत्रता का अपना क्या महत्व है, तो उन्होंने यहाँ बलिदान देना, अपने देश के लिए बलिदान देना और
अच्छा समझा कि बजाय हम किसी दूसरे देश की राष्ट्र की सेवा करें, उसके बदले हम अपने राष्ट्र की सेवा करना उन्होंने क्या समझा, अच्छा समझा, और आत्मविश्वास में उनकी क्या हुई, वृद्धि हुई। नंबर 2, आर्थिक प्रभाव थे। युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा बढ़ गया था। जो अंग्रेज थे, या नहीं ब्रिटेन, इंग्लैंड, उसका जो युद्ध व्यय था, रक्षा व्यय था, वह बढ़ गया था। इसे पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों ने कर्ज लिया। इस कर्ज को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और टैक्स बढ़ा दिए गए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने के कारण भारतीयों का आम आर्थिक स्थिति और क्या हो गई, खराब हो गई। अतः भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन में सम्मिलित हो गई। उसके बाद देखें सांप्रदायिक एकता। सांप्रदायिक एकता में आप देख सकते हैं, खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। जो आप लोगों ने देखा कि तुर्की के विभाजन, खलीफा पद की समाप्ति होने पर सभी मुस्लिम क्या हो गए थे, एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। नंबर 4 कि प्रथम विश्व युद्ध से राष्ट्रवाद को क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रवाद पर। 1918 से 21 के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिसमें सरकार के रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इससे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। नंबर 5, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 में अंग्रेजों ने भारत सरकार के क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न था कि रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे, आप यहाँ पर समझेंगे। 1918 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए कानून बनाना था। इस समिति ने 2 कानून बनाए, जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए सीमित अधिकार मिल गया। इसका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। प्रश्न, काला कानून किसे कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए गए। नंबर 3, गांधी जी ने इसके विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभ करने का आह्वान किया और साथ ही साथ यह विरोध असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। उसके बाद आगे देखें हम कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न था यहाँ पर हमारा कि गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी ने जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक जगह पर जब एक प्रदर्शन कर रहे थे, लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, बाजार से गुजर रहे थे, तभी पुलिस से क्या हो गया, हिंसक टकराव हो गया। या नहीं, जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने, जो पीछे लोग थे उन आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। जो पीछे लोग थे उन पर पुलिस वालों ने छेड़खानी की, उन्हें मारा पीटा। जब उस आंदोलन के सभी लोगों को पता चला कि अंग्रेजों ने फिर से एक बार हमारे भारतीयों पर अत्याचार किया है, तो वो लोगों का
गुस्सा जो था चरम पर था। उन्होंने पुलिस वालों को थाने में बंद कर दिया और थाने को आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरी चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन 1922 को वापस लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? आप देख सकते हैं सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। पहला देखें आप, अगर आपको आपका उद्देश्य क्या है, सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क के मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। नंबर 3, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। नंबर 4, सत्य, इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। निश्चित तौर पर अहिंसा एक प्रमुख गुण होना चाहिए मनुष्य के अंतर्गत। जिस तरीके से वर्तमान भारत में भी सांप्रदायिक तनाव भरापूर्ण माहौल है, अगर हम सभी लोग अहिंसक हो तो निश्चित तौर पर भारत देश हमारा तीव्र गति से और अधिक क्या कर सकता है, प्रगति कर सकता है। सभी आपस में मिलजुल कर रहकर अपने देश को और आगे ले जा सकते हैं। नंबर 3 प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित पर अखबार के लिए लिखें। निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नंबर 2, साइमन कमीशन। अगर आपको अखबार के लिए रिपोर्ट लिखनी है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, अगर उस पर आपको एक अखबार में सूचना देनी है या नहीं, अपनी एक रिपोर्ट देनी है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे? जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए देख सकते हैं, महोदय, आज 13 अप्रैल 1919 की शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसके एक और अपने को सभ्य कहने वाली अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई तथा हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। इसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन को जो बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में, मतलब जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इसी बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा भी चल रही थी। अचानक जनरल डायर, जालंधर डिवीज़न का कमांडर जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ यहाँ पहुँचा और उसने बाग में मुख्य द्वारों को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए। यह गोलाबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूँकि लोगों का बचाव का कोई और मार्ग नहीं मिला, इसी कारण इसमें फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र की संख्या 20,000 के आसपास थी। इसमें से लगभग 1,000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़े यह संख्या 379 बता रहे हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, उसमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा
भड़क उठा है तथा अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बन गया है। अतः सरकार ने स्थिति पर काबू पाए जाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया है। अतः निवेदन करती हूँ या करता हूँ कि इस समाचार को अपने अखबार में मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिल सके। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसको इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। जय हिंद। भौदिया या भौदी, क ख ग या XYZ, क ख ग ही लिखें तो बेहतर है। आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक अखबार के लिए आप अखबार में खबर छपवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र। दूसरा, आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में एक पत्र लिखना था अखबार के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर संपादक नवजागरण कलकत्ता महोदय, 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देने का है। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, अतः यह कमीशन का घोर विरोध होने लगा है। इसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व तो लाला लाजपत पर कर रहे हैं। इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यवहारिक है। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया। आगे आप किस तरीके से लिख सकते हैं। कमीशन में व्यक्त मताधिकार की मांग को भी अव्यवहारिक बताकर ठुकरा दिया गया है, अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसी कारण चारों ओर से इसका विरोध हो रहा है। इस रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। यह सरकार के भारत के प्रति यह सरकार के भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ, आप लिख सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। जय हिंद। भौदिया, क ख ग। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि अध्याय 1 में दी गई जर्मनिया की छवि की तुलना कीजिए। मतलब इन दोनों में क्या समानता थी या क्या असमानता थी, इसकी तुलना करनी है। भारत माता एवं जर्मनिया के छवि की तुलना। भारत माता की छवि और जर्मनिया की छवि। भारत माता की छवि के विषय में देखें। इस छवि को रवींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया, जबकि जर्मनिया की छवि जो चित्रकार थे वह फिलिप वेट थे, उन्होंने 1848 में इसे बनाया। भारत माता की छवि, इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में कपड़ा है, जो भारतीयों को प्रदान कर रही है। दूसरी तरफ जर्मनिया की छवि, इसमें जर्मनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। नंबर 3 आप देख सकते हैं। भारत माता की दूसरी छवि में उसे सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में क्या है, त्रिशूल है, जिस पर झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। यहाँ पर देखें हम, जर्मनिया के हाथ में तलवार और जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार क्या करती है, जर्मन राइन की रक्षा करती है। नंबर 4 आप देख सकते हैं कि भारत माता की छवि जो है, इसके दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे दैवी गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं, जबकि जर्मनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त
राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। नंबर 5, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। जर्मनिया की छवि देखें, रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। आगे देखें हम प्रश्न नंबर 1 फिर से दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर फिर से प्रश्न दिए गए हैं कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूह की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। आप देख सकते हैं 1921 में असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसमें हर एक ने अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। शिक्षित मध्यम वर्ग है, भारतीय दस्तकार है और मजदूर है, भारतीय किसान है, पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है। सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंबर 1, शिक्षित मध्यम वर्ग क्या चाहता था। शहरों में जो शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ कि उन्होंने देखा था कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज अपने अफसर बन जाते हैं और भारतीयों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिला था या कम मिलता था। वे केवल क्लर्क ही बन पाते थे या पैदा होते थे कह सकते हैं, और क्लर्क ही मर जाते थे। मतलब उनके लिए जो नीचे क्लर्क तक की नौकरियां हैं वही नौकरियां होती थी। और जबकि इसी भेदभाव नीति के कारण शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों का विरोध किया था। जो व्यापारी वर्ग था उसने असहयोग आंदोलन में भाग क्यों लिया था। बहुत से स्थानों में व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दाम पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ से तैयार माल लाकर क्या करते थे, अधिक कीमत में भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारियों को इससे क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए असहयोग आंदोलन में भारतीय व्यापारियों ने भाग लिया। उसके बाद आप देखें कि सामान्य जनता ने क्यों भाग लिया। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीज़ों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, घेराबंदी की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़ कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद जो बागान के मजदूर थे उनके क्या मांग थे और उन्होंने इस आंदोलन में क्यों भाग लिया। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आई तो वो भी बागानों की चार दीवारियों से क्या करने लगे, निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वे अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे और वे बागानों का काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए, क्योंकि उनको लगने लगा था कि गांधी राज आते ही सबको ज़मीन मिल जाएगी और वो बड़े अच्छे से अपने गांव में रहेंगे और अपने गांव में ही उन्हें अपनी खेती और काम मिल जाएगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर देखें आप लोग। 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में था। नमक अमीर तथा गरीब सभी प्रयोग करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू
बताया गया था और 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया, अपने 56 स्वयंसेवकों, कहीं पर 78 भी दिया रह सकता है आपको, आप देख लें 78 शायद एनसीईआरटी में दिया गया है आपके। 78 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा क्या हुई, साबरमती से डांडी नामक गुजरात तट जाकर खत्म हुई। 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। उस आधार पर, अंग्रेजों के नियम के आधार पर, यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिशोध का एक असरदार प्रतीक था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों को सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। हजारों लोगों ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। यह यात्रा साबरमती से 240 किलोमीटर दांडी में जाकर समाप्त हो गई थी। गांधी जी ने की टोली ने 23 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र किया और 28 दिन इसमें लगे थे। 23 के बदले आप देख सकते हैं 28 गुणा 24 दिन, 24 दिन लगभग इसमें लगे थे और 23 दिन का सफ़र किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें या नहीं, अंग्रेजों का जो कहा है उसे, या जो कानून है उसे न माने। इस प्रकार गांधी जी की नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बन गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है या क्या अर्थ होता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतों ने बड़े पैमाने में भाग लिया। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घरों से बाहर आ जाती थी। मैंने भी इस समय अनेक जुलूसों में हिस्सा लिया। एक औरत बता रही हैं, एक महिला बता रहे हैं, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। मैं भी अन्य महिलाओं के साथ जेल गई। इस आंदोलन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों के सभी वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु इसमें उच्च जातियों की महिलाएं अधिक थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की संपन्न किसान परिवारों की महिलाओं ने भी अधिक भाग लिया। इस दौरान मैंने पाया कि वे सभी राष्ट्र सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगे। हम महिलाओं में यह आत्मविश्वास जागा कि वे घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा का भी दायित्व निभा सकती हैं, परंतु कांग्रेस ने क्या किया, लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पद नहीं दिए। उन्हें आंदोलन में केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा। उसके बाद आगे बढ़े हम कि प्रश्न नंबर 4, राजनीति नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। राजनीतिक नेता जो पृथक निर्वाचिका थी उसके सवाल पर क्यों बटे हुए थे, इसके विषय में उत्तर देखें। पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों में से है जिसका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक धर्म का व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा। अंग्रेजों ने भारत में वोट डालने के लिए पृथक निर्वाचिका क्षेत्रों का निर्माण किया। अपने इस कार्य में अंग्रेज सरकार काफ़ी हद तक सफल हुए, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर भारतीय आपस में बट गए। इसमें आप देखें नंबर 1, कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, किंतु बाद में हरिजनों या नहीं जो 80 वर्ग के लोग हैं उनको भी हिंदू से अलग करके पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी, तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। नंबर 2, दलितों के उद्धार में जब डॉक्टर BR अम्बेडकर
दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। नंबर 3, भारत की मुस्लिम समुदाय भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस निर्वाचक क्षेत्रों के खिलाफ थी, जबकि दलित वर्ग एवं मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में थे। जिन्ना और अंबेडकर जैसे नेता चाहते थे कि पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए, जिससे दलितों और मुसलमानों की राजनीति में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों में रोष उत्पन्न होगा, उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वे इसे स्वीकारने के पक्ष में नहीं थी। उसके बाद परियोजना कार्य देखें आप, कीनिया के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का अध्ययन कीजिए। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे छोटे से भाग में। निश्चित तौर पर 5 से 7 मिनट पर हम इसमें चर्चा कर सकते हैं परियोजना कार्य के विषय में। आशा करता हूं कि ये अभ्यास प्रश्न आप लोग पहले से ही इनके उत्तरों को चर्चा के दौरान ही समझ पाए होंगे। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके साथ साथ अपने आपके जो दोस्त हैं वो भी इन चर्चाओं से फ़ायदा ले सकें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।